ननद ने छीना भाभी का चैन। मम्मी मैं शादी करूंगा तो सिर्फ श्वेता के साथ। पापा मम्मी सोचो तो जरा, जिसने अभी से भैया को हमारे खिलाफ कर दिया, शादी के बाद न जाने क्या करेगी। खिलाफ कर दिया का क्या मतलब है? मैंने सिर्फ उससे शादी करने के लिए बोला है, घर छोड़कर जाने के लिए नहीं। तुम दोनों अपनी पंचायत बंद करो। देखो आदित्य, हमें वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारी शादी रिया की शादी के बाद ही होगी। घर वालों के फैसले से खुश आदित्य सारी बात जाकर श्वेता को बताता है, जिस पर श्वेता भी अपनी मंजूरी दे देती है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है, जिसमें रिया की शादी आयुष के साथ होती है। कुछ महीनों बाद श्वेता और आदित्य भी शादी कर लेते हैं और श्वेता ससुराल पहुंच जाती है। सच कहते हैं, घर की रौनक लड़कियों से ही है। रिया की शादी के बाद घर सूना सूना हो गया था, पर अब तुम आ गई तो लगता है रौनक वापस आ गई। मम्मी आदत मत लगाओ, क्योंकि जब ये दोबारा ऑफिस जाना शुरू करेगी रौनक अपने आप खत्म हो जाएगी। इन्हें तो बस बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने की आदत है। मम्मी पापा आप फिक्र मत करो, आप जब भी कहोगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। थोड़ा मेरे बुलाने पर भी आ जाना, या सारा प्यार मम्मी के लिए ही है, पापा के लिए कुछ भी नहीं। सारा परिवार हंसने लगता है। इसी हंसी खुशी में दिन बीतने लगते हैं, जिसमें धीरे धीरे कुछ बातें श्वेता ससुराल वालों से, कुछ नए तौर तरीके ससुराल वाले बहू से सीखने लगते हैं, जिससे उनके बीच एक दूसरे की सोच को लेकर इज्जत और समझ बढ़ती है। समय बीतता है। एक शाम परिवार साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, तभी घर की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर रिया और आयुष को सामने खड़ा देख सब हैरान हो जाते हैं। रिया, जमाई जी, आप दोनों रात के इस समय यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? अरे इन्हें शांति से बैठने तो दो, आते ही सवालों की बारिश शुरू कर दी। वो घर में दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो गई। पापा जी ने भैया का साथ देकर आयुष को भला बुरा बोल दिया और ये गुस्से में घर छोड़कर निकल आए। कहाँ जाए कहाँ नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ ले आई। मैं अभी भी कह रहा हूँ होटल में चलते हैं, कुछ दिनों में घर का इंतजाम कर लूंगा। अरे होटल क्यों, ये आप लोगों का ही तो घर है और अपने ही घर में आने के लिए किसी टाइम या परमिशन की जरूरत नहीं होती। आप दोनों यहाँ सबके साथ रहोगे, जब तक चाहोगे तब तक। अब जहाँ पूरा परिवार खाना खाने और बात करने में लग जाता है, वहीं रिया अपनी भाभी की बातें सुनकर उसके खिलाफ साजिश सोचने लगती है और अगले ही दिन से ननद भाभी को परेशान करने, कभी घर का काम, कभी उसके कपड़े, तो कभी ऑफिस और घर की बातों के जरिए घर वालों को श्वेता के खिलाफ करके उसे परेशान करने की कोशिश में लग जाती है। मम्मी, भाभी सुबह की गई रात को वापस आती है और सारा काम आपको अकेले करना पड़ता है। आप कुछ भी नहीं बोलते उसे, ये तो सही नहीं है। आपको उन पर कुछ तो सख्ती रखनी चाहिए। तेरी भाभी बहुत समझदार है, वह घर और ऑफिस अच्छे से संभालती है। हमें अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं, और अगर तुझे मेरे अकेले काम करने से दिक्कत है तो तू भी तो घर में खाली बैठी रहती है, काम में माँ का हाथ बटा ही सकती है। हाँ, घर आई बेटी को ताने सुना सकती हो, पर बहू को एक शब्द नहीं बोलोगी। भाभी आप सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही है, तभी तो ये जींस और शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर जाती है और देर रात को वापस आती है, फिर भी कोई उन्हें कुछ नहीं बोलेगा। बेटा तो पहले डिसाइड कर ले कि तुझे उसके घर में काम नहीं करने, ऑफिस जाने या मॉडर्न कपड़े पहनने से आखिर दिक्कत किस चीज से है। अगर बात कपड़ों की है तो हमें तो उसमें कोई बुराई नहीं दिखती, क्योंकि इज्जत, शर्म और तमीज इंसान की आंखों और बातों में होती है। कपड़े तो बस खोखले समाज का लड़कियों को नीचा दिखाने का झूठा जरिया है, गंदगी देखने वाले की नजरों और सोच में होती है। लाख कोशिश करने के बाद भी अपने मम्मी पापा को भाभी के खिलाफ करने में नाकामयाब होने के बाद अब रिया आदित्य के पास जाती है, जिसे वो श्वेता के ऑफिस ट्रिप और लड़कों के साथ दोस्ती को लेकर बोलना शुरू करती है। भैया, कल ही मैंने भाभी की ऑफिस ट्रिप वाली फोटो देखी। इतने सारे लड़कों के बीच वो अकेली थी। क्या उनके ऑफिस में और कोई लड़की नहीं है? अरे लड़कियां तो बहुत है, लेकिन इसकी टीम में तो सारे लड़के ही हैं। वैसे तुम्हारी भाभी उनकी बॉस है और वो सब श्वेता से इतना डरते हैं कि इसे देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बॉस है तो क्या हुआ, लड़कों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। शादी के बाद कोई ऐसे बातें बनाए अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे शादी हुई है, जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो गई है जो वो लोगों से मिलना और बात करना या लड़कों के साथ काम करना बंद कर दे। और तुम ये ना अपनी स्टोन एज वाली सोच को जरा ब्रेक देकर नए जमाने में आ जाओ। लोगों पर विश्वास करना सीखो, शक नहीं।
इसके आगे रिया और कुछ बोलती उससे पहले ही श्वेता आ जाती है, जिसे देखकर रिया वहां से छत पर चली जाती है जहां आयुष अकेला बैठा होता है। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? किसी ने कुछ बोला क्या? अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी हरकतें इसी तरह चलती रही तो कुछ बोलने में देर भी नहीं रहेगी। अरे क्यों हाथ धोकर भाभी के पीछे पड़ी हो? आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो हम दोनों की इतनी फिक्र और इज्जत करती है और तुम उनकी लाइफ खराब करने की कोशिश करती रहती हो। अच्छा, तब तुम भी भाभी पुराण गाने लगे। सुनो, कोई प्यार व्यार नहीं है, सब नाटक है, जिससे पूरा घर उनके इशारों पर नाचे और वो अपनी मन मर्जी का काम करती रहे। उनकी इसी अच्छी बहू वाले नाटक की वजह से अब घर में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता और पूरा समय श्वेता श्वेता करते रहते हैं। रिया और आयुष की ये बातें चल रही होती है, जिन्हें जीने पर खड़ी श्वेता सुन लेती है और सीधा आदित्य के पास जाती है, जो सास ससुर के साथ बैठा होता है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि रिया मुझे पसंद नहीं करती? उसे लगता है कि मैं अच्छा बनने का नाटक कर रही हूँ, जिससे घर में उसकी जगह ले पाऊँ। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं और वो इस बात पर मुझसे नफरत करती है। ससुर अपनी बेटी और दामाद को भी वहां बुलाते हैं। अब सारे घर वाले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अब सास, ससुर और आदित्य मिलकर रिया को समझाने लगते हैं। तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते या श्वेता तुम्हारी जगह लेना चाहती है? बेटी, वो तो हम सबके बीच अपनी जगह बनाना चाहती है, किसी की जगह छीनना नहीं। हमारे लिए तुम दोनों एक बराबर हो, किसी एक की वजह से दूसरे की अहमियत कम नहीं होती। रिया, शादी के बाद मैंने बहुत सुना था कि रिया थी तो घर में रौनक थी। मैं तो घर में सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। अगर इससे तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारी पहचान छीन रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी। मेरा ऐसा कोई इरादा ना था, ना कभी होगा। माँ भाभी के साथ बाकी घर वालों की बातें सुन रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी श्वेता से माफ़ी मांगती है, जिसके अगले ही दिन आयुष और रिया दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और सब पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यार और दोस्ती के बीच का जो रिश्ता होता है ना, वैसा ही कुछ रिश्ता है शर्मा जी का अपनी पड़ोसन बबीता भाभी से। अरे सुनिए ना, कुछ पैसा देकर जाइएगा, मैं और पड़ोस की बबीता भाभी आज शॉपिंग में जाएंगे। बबीता भाभी का नाम सुनते ही शर्मा जी के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं, तुम तो ये क्रेडिट कार्ड ले जाओ और हाँ, मैं ऑफिस जाते वक्त तुम दोनों को मॉल में भी छोड़ दूंगा। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। मैं अभी बबीता भाभी को तैयार हो जाने को कहती हूँ। शर्माइन और बबीता में बात हो जाती है। ये महंगा वाला परफ्यूम लगा लेता हूँ, भाभी जी बगल में बैठेगी तो इम्प्रेस हो जाएंगी। दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकलते ही है कि शर्माइन बगल वाली सीट में बैठती है। अरे तुम पीछे जाओ ना। अरे पीछे का है? अरे तुम ड्राइवर लगोगे ना, मैं और बबीता भाभी पीछे बैठ गए तो? अरे नहीं, वो तो आगे बैठेगी। और क्या बात है, कुछ ज्यादा ही जज्बात नहीं उछल रहे हैं तुम्हारे? मैं उतर रही हूँ, कैब से चली जाऊंगी। अरे मेरी प्यारी बुलबुल, वो मेरा ऑफिस का बैग देख रही हो ना? हाँ तो रोज ही तो देखते हैं, आज का नया है? अरे उसमें ना ऑफिस का कैश रखा है। अब ये बबीता भाभी का तो कोई भरोसा है नहीं, चोर तो लगती है तभी तो। अरे कहाँ तभी तो? अरे कैसे चोर लगती है वो तुम्हें? कहाँ चुरा लिया उसने तुम्हारा? क्या बताऊं, मतलब कि अब पैसे गायब हो गए तो शर्मा शर्मी में कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। तुम बैग पकड़कर पीछे बैठ जाओ, वो आगे बैठ जाएंगी। होता भी ऐसा ही कुछ है। बबीता जी बैठ जाती है शर्मा बाबू के बगल में। अब जो कार स्पीड ऑफिस जाने के लिए 70 होती थी, वो 40 में आकर अटक जाती है। अरे क्या बात है, आज तो आपकी कार चली नहीं रही है? बबीता जी जोर से सांस लेते हुए कहती हैं, ये कैसी प्यारी सी महक है। अरे लगता है मेरा परफ्यूम है, लेकिन मैंने तो लगाया नहीं। अरे वो लगता है गलती से मैंने। अरे शर्मा जी, लेडीज परफ्यूम। अब जी वो बाजार आ गया। अच्छा, आप लोगों का अगर टाइम लगेगा तो बता देना, मैं आ जाऊंगा लेने। अरे नहीं ना, ठीक है जाओ अब ऑफिस। हाँ वैसे ही लेट हो रहे हो कब से।
बाय बाय भाभी जी, अच्छे से शॉपिंग करिएगा। जी बिल्कुल। अगले दिन अरे सुनिए तो, शाम को जल्दी आ जाइएगा, वो बबीता भाभी है ना? अब कौन बबीता भाभी, याद नहीं आ रहा। अरे वही वाली जिसके साथ आपने हमें मार्केट में छोड़ा था, याद नहीं का? अरे कौन वो पतली लंबी काले काले बालों वाली हिरण जैसी आंखों वाली, वही ना? अरे याद नहीं आ रही अच्छे से। वाह जी वाह। अरे और कितना याद रखोगे? उन लोगों के घर हमारा आज रात का खाना है, टाइम से आ जाना। शर्मा और शर्माइन पड़ोस की बबीता भाभी के घर खाना खाने जाते हैं, जहां बबीता का पति कहता है, अरे आइए आइए भाभी जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। देखिए, आज सब्जी मैंने खुद आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। अच्छा, तो कभी हमारे घर भी आइए, खाने में मैं भी खिलाऊंगा बबीता भाभी को अपने हाथ का कोरमा मसाला। अगर आप दोनों की खुद की तारीफ हो गई हो तो थोड़ा बैठकर बात कर लें। अरे बबीता जी, आपकी शादी अरेंज्ड मैरिज लगती है, तभी आप कहाँ इतनी सुंदर, और भाई साहब। अरे नहीं नहीं, हम लोगों की तो लव मैरिज थी। मैंने तो 16 सोमवार रखी थी इनके लिए। अरे हाँ, मैंने भी इनसे शादी के लिए ना 16 सोमवार रखे थे। अच्छा, और व्रत करने के बाद ये मिले आपको? अरे चुप रहिए ना, कुछ भी बोले जा रहे हैं। कितनी प्यारी जोड़ी है शर्मा और शर्माइन जी की। हाँ, वैसे और भी अच्छी हो सकती थी। सब खाना खाकर अपने घर के लिए निकल ही रहे होते हैं कि और हाँ, अब हम लोगों को एक दूसरे के घर जाने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, पड़ोसी हैं, वो भी एक उम्र के। क्यों मिसेस शर्मा? अरे मुझे और कविता भाभी को तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो कहा ना, हम लोग वैसे भी साथ ही रहते हैं, कभी वो सुबह मेरे घर में तो शाम को मैं उनके। एक दिन शर्मा जी ऑफिस से शाम को घर आने के बजाय बबीता जी के घर मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंच जाते हैं। अरे भाभी जी, कहाँ हैं आप? अरे भाई साहब, आप? मुझे लग ही रहा था कि आप ही होंगे। जी भाभी जी, कनेक्शन इसी को तो बोलते हैं। वैसे ये लीजिए, मिठाई खाइए, मेरा प्रमोशन हो गया जी। आपने भाभी जी यानी अपनी बीवी से शेयर कर ली ये बात और मिठाई दोनों? अरे नहीं 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 भाभी, जैसे ही मेरा प्रमोशन हुआ, मिठाई लेकर सीधे आपके घर आया हूँ। लीजिए लीजिए, खा लीजिए। तभी पीछे से शर्माइन आकर खड़ी हो जाती है। अरे मिठाई का दौर खत्म हो गया हो तो घर चले का? शर्माइन को देखकर शर्मा सकपका सा जाता है। अब हाँ हाँ, चलो चलो। वो भाभी जी तो बोल रही थी कि जी शर्मा जी, इसीलिए मैं बोल रही थी कि मुझे लगा आप ही होंगे, क्योंकि आपकी वाइफ मेरे घर में थी, तो आपको तो ऑफिस से सीधा यहीं ही आना था ना। घर आकर शर्माइन शर्मा पर बरसती है। अरे देख रहे हैं हम, कुछ दिनों से आप बबीता जी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। अरे वो तो तुम्हारी सहेली है, तो मैं थोड़ा भाव दे देता हूँ, वरना तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना किसी को देखता तक नहीं हूँ। हाँ हाँ, देख रहे हैं हम कि तुम किसे देखते हो और किसे नहीं। प्रमोशन हुआ, दिन में 4-4 बार फोन पर बात हुई, पर मुझे बताना जरूरी नहीं था, क्यों? शर्मा देखता है कि दरवाजे में बबीता खड़ी है और सामने बीवी की। तभी हाय हाय रे हाय, मेरे सीने में दर्द आई। वो सीना पकड़कर बैठ जाते हैं। अब एक तरफ से बीवी शर्मा जी को पकड़ती है और एक तरफ से बबीता जी। बेचारे शर्मा जी इस बार तो बच गए, लेकिन देखना बाकी है कि आखिर कब तक। हेलो दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।